अद्य मङ्गलवासरः अथवा बहुमवासरः मार्गशीर्ष पौर्णिमा दत्तजयंती इति लोके दिनांक 26 डिसेंबर 2023 प्रमेय चिकित्सित शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यत्प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। षष्ठोऽध्यायः अथातः प्रमेय चिकित्सितं व्याख्यास्यामः। इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। निर्मोहमानानुशयो निराशः पुनर्वसुर्ज्ञानतपो विशालः कालेऽग्निवेशाय स हेतुलिङ्गान् उवाच मेहान् शमनं च तेषाम्। निर्मोह मानानुशय, तो जिसके मोह मान और अनुशय, अनुशय का कोप इस प्रकार का अर्थ किया है, ये निकल गए हैं। निराशा निराशा शब्द वास्तव में दुखी इस प्रकार से, कोई आशा नहीं रही इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इच्छा इस प्रकार का कि जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसको कोई राग इस प्रकार का नहीं है, इस अर्थ से ये पॉजिटिवली लिया है। नहीं तो निराशा शब्द हम हिंदी में या मराठी में प्रयोग करते हैं, वो कोई मार्ग दिख नहीं रहा, निराश इस प्रकार की स्थिति है, इसमें प्रयोग किया जाता है। ज्ञान तपो विशाल और ज्ञान और तप जिसके विशाल है, इस प्रकार के पुनर्वसु अत्रेय काले योग्य काल में इस प्रकार से अग्निवेशाय सहेतु लिंगान मेहान। तो कारण लिंग और शमन उसका मेह का अग्निवेश को उन्होंने बताया इस प्रकार से। तो ये जो आत्रेय के विशेषण दिए गए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है और अलग अलग विशेषण अलग अलग अध्यायों में आते हैं। तो इनका एक अगर संकलन करते हैं तो काफी अजीब जानकारी सामने आ सकती है। और उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में ये संदर्भ विशेषण जो है वह काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार के है। आस्या सुखम स्वप्न सुखं दधीनि ग्राम्योदकानुपरसाः पयांसि नवान्नपानं गुणवैकृतं च प्रमेय हेतु कफकृच्च सर्व। तो आस्या सुख, बैठे रहना, सिडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको
कहते हैं। स्वप्न सुख और निद्रा लेते रहना, दिवा में दिन में भी निद्रा, रात्रि में भी, रात में भी निद्रा, निद्रा, इस प्रकार से। दधीनी, ये दधीनी बहुवचन के रूप में आया है। तो अनेक प्रकार के दही प्रचलन में थे उस जमाने में। गाय का, भैंस का तो अभी भी प्रचलन में है, लेकिन बाकी जो दही है, आजा वगैरह इस प्रकार के दूध का, वो भी शायद प्रचलन में था। और सभी प्रकार के दही, अभी विदेशों में खास करके योगर्ट नाम का एक मिलता है, जो एक अलग कल्चर इस प्रकार का है। लेकिन उसके कई ब्रांड्स है, कई तरीके हैं बनाने के इसके। और स्टोर्स में जाते हैं तो कई प्रकार का योगर्ट दिखाई देता है इस प्रकार से। तो वो खाने वाले विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। तो सभी प्रकार के दही, ग्राम्य औदक अनूप रसाहा। तो अभी तो ग्राम्य आहार ये प्रधान इस प्रकार का है। और घरेलू पद्धति से जिनको प्रोसेस किया गया है या फिर बढ़ाया गया है, इस प्रकार के सुअर हो या चिकन इस प्रकार का हो, वगैरह वगैरह, मत्स्य की भी खेती होती है अभी इस प्रकार से। तो ये सभी ग्राम्य इसमें गिने जाएंगे। और आजकल हार्मोन्स देके और फिर स्टेरॉइड्स देके या फिर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हुए इनको जो बढ़ाया जाता है, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। ब्रॉयलर चिकन खास करके, जिसको निसर्ग से बनने में 40 दिन लगते हैं, वो 20 दिन में कर देते हैं इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और ये तो सेवन नहीं करना है कि इस प्रकार से जो अननेचुरल ग्रोथ है, अनैसर्गिक पद्धति से जिसको बढ़ाया गया है, वैसे इन्होंने ग्राम्य आहार के भी सराहना ये की है। उसको भी दोष बताया है। और रसायन अध्याय में इसके बारे में पहले बहस हुई थी कि ऋषि मुनियों के जो दोष निर्माण हुए हैं वो ग्राम्य आहार से निर्माण हुए हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये ग्राम्य इस प्रकार का आहार ये प्रमेय का हेतु है, तो इसके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। अभी एक शुगर को लेकर, सिर्फ शुगर वाले पदार्थ नहीं लेना है इतनी ही सोच है, लेकिन दही नहीं लेना है, आस्या सुख स्वप्न सुख नहीं लेना है, इसके बारे में ज्यादा बहस होती नहीं है। औदक और अनूप, तो औदक में ये सब जलचर जो है वो, और अनूप या अनुपदेश स्थित इस प्रकार के प्राणी और उनका मांस, उनके रस और पयांसी। यहाँ डायरेक्टली रस और दूध के बारे में जिक्र किया गया है। और फिर यहाँ भी बहुवचन इस प्रकार का है। तो द्रव प्रधान आहार होना ये एक इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। लेकिन एक बात भी है कि घन आहार से द्रव आहार लघु है। तो जहां अग्नि का सवाल इस प्रकार का है, वहां द्रव आहार इस प्रकार का लेते हैं तो उससे ज्यादा क्षति नहीं होती है। पयांसी में अभी संकरित गाय और देसी गाय के बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो संकरित गाय का दूध जो है वो जुवेनाइल डायबिटीज का कारण है, ऐसी खोज न्यूजीलैंड के डॉक्टर वुडफोर्ड ने की है। और उनकी किताब है डेविल इन द मिल्क, जो प्रख्यात किताब है, अमेजोन पर उपलब्ध है। तो आज जो प्रचलन है जर्सी गाय का, संकरित गाय का, वो तो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है, और इस प्रकार का दूध किसी को भी नहीं लेना है।
अभी बच्चों को भी वही दूध पिलाया जाता है और इसी के जरिए जुवेनाइल डायबिटीज बढ़ गया इस प्रकार से। तो ये आगे चलकर जो रेगुलर डायबिटीज मिलेटस है उसमें भी ये कारण बन जाता है। और इसलिए उसको टालना जरूरी है। अब जर्सी गाय के दूध को नहीं लेना है ये बचा बताने के बजाय लोग गाय का ही दूध नहीं लेना है इस प्रकार से बताते रहते हैं। मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर की किताब पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय में। वो शायद इस डेविल इन द मिल्क के आधार पर थी थोड़ी सी। लेकिन उसने आयुर्वेद के रेफरेंसेस देख के रखे थे और आयुर्वेद में भी दूध अच्छा नहीं है। ये जितने भी ये कफ कारक है अग्निमांद्य करता है वगैरह वगैरह ऐसे कुछ जो कुछ रेफरेंस उसको मिले होंगे उन्होंने रख दिए थे। और दूध जो रसायन है ओजोवर्धन है वगैरह वगैरह उसके जो फायदे हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था इस प्रकार से। तो बाद में मुझे पता चला कि ये जर्सी गाय के दूध के खिलाफ में उसने लिखा है लेकिन उसने स्पष्ट रूप से जर्सी गाय का उल्लेख नहीं किया था। केवल दूध को ही बताया था इस प्रकार से। तो ये बड़ी गलतफहमी अभी बड़े बड़े लोगों में है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि A1 A2 ये दो प्रकार का मिल्क होता है इसमें एक अलग प्रोटीन होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और वो जुवेनाइल डायबिटीज ऑटिज्म कुछ हद तक कैंसर इन सभी का कारण है ये बताया ही नहीं जाता इस प्रकार के। पाउडर मिल्क फॉर्मुलेटेड मिल्क से मिल्क के गुणधर्म क्या हो सकते हैं? पाउडर मिल्क ये एक अलग चीज है और ये फॉर्मूला मिल्क जो है वो एक अलग चीज है। फॉर्मूला मिल्क आर्टिफिशियली बनाया जाता है इस प्रकार से है। पाउडर मिल्क दूध की पाउडर बनती है अ, उसको ये स्प्रे ड्राई मेथड से और फिर उसमें फैट और पानी ये मिलाकर दूध बनता है। वो जैसा हमारा दूध बनता है उसी प्रकार का दूध बनता है। और ये एक अच्छी बात हो सकती है अगर दूध कहीं मिल नहीं रहा तो ये पाउडर से दूध बनाना ये एक अच्छी बात हो सकती है अगर फैट जो उसमें मिलाना है वो देसी गाय का फैट और देसी गाय के दूध की पाउडर इस प्रकार की हो तो इस प्रकार से। ये पथमेड़ा राजस्थान में बड़ा संगठन है और उनकी ये एक पाउडर आती थी देसी गाय के दूध की इस प्रकार से। तो मैं श्रुति को भिजवाता था यहाँ से भेजता था और फिर वो उसका दूध बना के मेरे पोते को देती थी इस प्रकार से। क्योंकि वहाँ तो ऊंट का दूध उपलब्ध है। बाकी कोई ये जो संकरित गाय का ही सभी है वो विदेश से नीदरलैंड से आता है इस प्रकार से। अभी फिलहाल वहां भी संशोधन चला और वहां भी जुवेनाइल डायबिटीज के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं इसके बारे में जिक्र हुआ तो यही बात सामने आई कि ये जो जर्सी गाय का दूध है वही कारण है। ये यूएई में अबू धाबी या दुबई में इस प्रकार का संशोधन हुआ था। टीकेमध्ये शय्यादी दोषेण दुःख स्वप्न दुःखास्य न प्रमेय हेतु ऐसा लिहिले आहे याचा अर्थ काय आहे? तो सुख उससे अगर मिल रहा है सोने से तो ये हेतु है। अगर केवल आस्या या केवल स्वप्न लेकिन उसमें सुख नहीं हो रहा। वैसे निस्सुखत्वम सुखाय च यह कफ दोष के बारे में बताया गया है। तो अगर नींद अच्छी नहीं आती है सुख अच्छा नहीं मिलता है तो कफ कम हो जाता है। इसलिए इनसे कफ बढ़ता है इसमें संदेह की बात नहीं है। इसलिए ये आस्या सुख स्वप्न सुख इस प्रकार की बात की गई है। तो जरूर इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम कम से कम वैद्यों में ये प्रचलन करें
कि जर्सी गाय का दूध किसी को भी नहीं लेना है, ना ही अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। देसी गाय का ही दूध आरंभ करना है। और एटू नाम से अभी मिल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में अपने अपने फार्म रख के कर रहे हैं, छोटे पैमाने पर है, उनसे दूध लेना ज्यादा अच्छा है। और ये देखना जरूरी है कि वो नैसर्गिक खाद्य देते हैं उनको इस प्रकार से। नहीं तो बड़े बड़े जो प्रचलन है, अमूल है, शीतले का है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसमें ये काफी मुश्किल मामला है, क्योंकि उनको जो फीड दिया जाता है वो अननेचुरल इस प्रकार का होता रहता है। फॉर्मूला मिल्क जो है वो अभी डॉक्टर बताते हैं कि दूध की एलर्जी होती है इस प्रकार से। और इसलिए ये फॉर्मूला मिल्क में उन्होंने क्या किया है मालूम नहीं है, लेकिन फॉर्मूला मिल्क की एलर्जी हो गई ऐसा नहीं दिखाई देता। और फिर उसको बताते हैं कि यही अच्छा है इस प्रकार से। तो स्तन्याभावे पयश्चागम गव्यम व तद्गुणम पिबेत, ये हमारा निर्देश है कि अगर स्तन्य मात्रा में, काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो बकरी का दूध, और फिर गव्यम व तद्गुणम पिबेत, गाय का दूध उस प्रकार का बना के लेना है, बच्चों को देना है इस प्रकार से। तो ये प्रचलन में लाना होगा। हमने जब दूध कम हो जाता है और दूध शुरू करना है घर पे, या फिर क्षीरान्नाद जो अवस्था है, उस अवस्था में देसी गाय का दूध देना ये अच्छा इस प्रकार का है। तो हमने तो किया है इस प्रकार से। हाउ टू ट्रीट पेशेंट्स हु आर ऑलरेडी हैव बीन अटैक्ड अफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग जर्सी काउ मिल्क, एनी स्पेसिफिक मेडिसिन शुड बी गिवन। संक्षेपतः क्रियायोग निदान परिवर्जनम इस सूत्र के आधार पर पहले तो इस दूध का प्रचलन बंद कर देना चाहिए, देसी गाय का दूध का प्रचलन शुरू करना है। तो देसी गाय के दूध में रसायन प्रॉपर्टी है, तो इसमें फायदा इस प्रकार का होगा। अब दूध का पचन कैसे करेंगे ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। और फिर थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने तो अभी इस प्रकार से विचार नहीं किया है कि जिनमें जर्सी गाय का दूध लगातार ले रहे हैं लोग इस प्रकार से। और मेरा एक अनुभव अलग रहा है कि पयाउसी कभी सभी प्रकार का दूध, ये कफ का कारण और फिर कफजमेह का कारण इस प्रकार को जो यहाँ बताया गया है, वो देसी गाय का दूध अगर देते हैं तो डायबिटीज कंट्रोल होता है। डायबिटीज और प्रमेह में अंतर करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। आज का जो डायबिटीज है, तो ऑकरेंस ऑफ हाई शुगर लेवल इन ब्लड इस डायबिटीज, इस प्रकार की व्याख्या एलोपैथी में कर दी। तो ये बड़ी मुश्किल व्याख्या है कि डायबिटीज के जो सिम्टम्स है उसके बारे में कोई बहस उसमें नहीं है। केवल शुगर लेवल हाई है तो उसको डायबिटीज लेबल कर देना, और फिर एंटी डायबिटिक दवा शुरू कर देना। ये फार्मेसी का जिक्र है कि देखो, एक बार ये हाई शुगर लेवल है, कोई सिम्टम हो ना हो, आपको डायबिटीज की दवा शुरू करनी है। हाइपरटेंशन है, कोई सिम्टम हो ना हो, आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू करनी है। कोलेस्ट्रॉल हाई, आपको एंटी कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन वगैरह शुरू करनी है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। एक रियल स्टोरी डॉक्यूमेंट्री पर फिल्म बनी थी जिसमें फॉर्मुलेटेड मिल्क सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा पाकिस्तान जैसे गरीब देशों में शुरू किया था। फॉर्मुलेटेड मिल्क से एक समय पाकिस्तान में 5000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। इस पर इमरान हाशमी की मूवी भी बनी है। ओके। लेकिन ये तो देखा गया है कि फॉर्मुलेटेड मिल्क से एलर्जी नहीं हो रही। इसमें शायद कुछ डालते होंगे,
मालूम नहीं है, पता नहीं है इस प्रकार से। और फिर उसको अच्छी तरीके से बनाना, ये जो बोतल से मिल्क दूध पिलाना, ये बिल्कुल गलत बात है। बर्तन में या कप में इस प्रकार से अगर दूध डाल के लोग बच्चों को पीने की आदत डालते हैं उसके जरिए, तो वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। एक बार बच्चों को इसकी आदत पड़ गई, बोतल की आदत पड़ गई और निपल की आदत पड़ गई, तो फिर उससे छुड़वाना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर वो अच्छी तरीके से ठीक नहीं किया, स्वच्छ नहीं किया, तो इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। अभी मैं मानता हूं कि भारत में देसी गाय का उत्पादन अगर बढ़ता रहे और इतनी मात्रा में दूध उपलब्ध हो कि उसकी पाउडर बना सके, तो फिर विदेशों में इसके लिए काफी स्कोप है। वैसे दूध को ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है दूसरे देशों में, लेकिन यूएई जैसे देशों में इसकी बहुत जरूरत है कि जहाँ ये मिलता नहीं है, वो शायद ऊंट का दूध, कैमल का दूध ले सकते हैं जो स्थानिक इस प्रकार का होगा। लेकिन फिर भी वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा दूध तो देसी गाय का ही दूध अच्छा है या बकरी का दूध अच्छा है। अभी गोट मिल्क मिलने लगा है विदेशों में। लेकिन उसमें भी ऐसी बात है कि ये जैसे गाय को पालते हैं उसी प्रकार से अगर गोट को पालना आरंभ करेंगे और उसको अनैसर्गिक खाद्य वगैरह देना आरंभ करेंगे, तो उसका भी मतलब कोई नहीं रहेगा। सभी चीजों को केवल कमर्शियल एस्पेक्ट से देखना कि मैंने कितना खर्चा किया है और मुझे कितना उससे फायदा, नफा मुनाफा होना चाहिए, इसी दृष्टि से अगर करते रहेंगे तो ये मुश्किल मामला इस प्रकार का हो जाएगा। वैसे वैसे विदेशों में एक विज्ञापन जारी किया है कि भारत में 67% दूध फेक दूध है, असल दूध है ही नहीं इस प्रकार से। और इसके जरिए बहुत सारे कैंसर के मरीज बन जाएंगे, बहुत सारे डायबिटीज के मरीज बन जाएंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन शायद इन्होंने केवल बड़ी बड़ी जो डेयरीज है उनके बारे में जानकारी हासिल की है। छोटे छोटे जो दूध के उत्पादक है उनको उनको गिनना काफी मुश्किल का मामला है, तो उनको छोड़ दिया है। तो ये बात नहीं हो सकती कि 67% दूध फेक दूध है इस प्रकार से ये जो बताते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सच्ची बात इस प्रकार की है। और इनको गिनना है और उन्हीं पे भरोसा करना है। अभी अमेरिका में जो फूड इंडस्ट्री डेवलप हुई, food.inc करके एक डीवीडी है, अमेरिका में मुझे मिला था, अमेजोन पर उपलब्ध है इस प्रकार से। और उसमें कितने बड़े पैमाने पर अन्न या बाकी सब चीजें निर्माण की जाती है ये बताया गया था। कमर्शियलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है। अब उसमें एक सुअर के कारखाने के बारे में बात की थी और उसका पूरा चित्रीकरण है उस कारखाने का, कि जिसमें 32,000 सुअर हर रोज मारने की क्षमता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये सब चल रहा है। और फिर इतने बड़े पैमाने पर अगर निर्माण होता है तो कॉस्ट काफी कम हो जाती है और वो काफी कम दाम में बेच सकते हैं। तो जो छोटे छोटे विक्रेता है उनका कुछ नहीं चलता, वो उनको अपना धंधा बंद करना पड़ता है इस प्रकार से। तो वैसे इसमें एक नेशनल ज्योग्राफी में एक सीरियल आती थी, फूड फैक्ट्री। उसमें विभिन्न प्रकार के जो फूड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, इसके बारे में वो उस कंपनी का प्रचार प्रसार करने हेतु ये चलता था इस प्रकार से। और इतने बड़े पैमाने पर सब निर्माण होता है कि उसकी कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है
और फिर दूसरा उसका कोई सामने टिक नहीं सकता इस प्रकार से। तो ये एक स्ट्रैटेजी है इस प्रकार की। और उसमें बताया गया था कि सुअर को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको इतना हार्मोन्स और ये सब देते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं कि हार्ट अटैक आकर उसकी मौत हो जाती है सुअर की। फिर उसको लिया जाता है और उसका मांस निकाल के भेजा जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है अभी के हार्ट अटैक के दृष्टि से कि इस प्रकार के सुअर का मांस खाना। चिकन के बारे में भी वही बात है। ब्रॉयलर चिकन खास करके जो है वो जिस तरीके से बनती है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अंडे के बारे में भी यही बात कही जाती है। अंडा शाकाहारी है इस प्रकार का ये प्रचार किया जाता है, क्योंकि उसमें जीव नहीं होता। और फिर उसको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम बाकी चीजें खाते हैं उसी प्रकार से ये अंडे खा सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये तो पूरा हार्मोनल प्रोडक्ट ही है। अंडा ये हार्मोनल प्रोडक्ट का एक अच्छा नमूना इस प्रकार का है। तो कभी एक आध बार आपने खा लिया तो अलग बात है, लेकिन उसका भी रतीब लगाया जाता है। नियमित रूप से अंडे आते रहते हैं घर पे और लोग हर रोज खाते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का ये अच्छा नमूना इस प्रकार का है। सुअर का मीट विदेशों में बहुत ज्यादा प्रचलन में है। उसे सुखाकर आहार में प्रयोग भी करते हैं। बेकन कहते हैं। ओके। उसमें एक ऐसा है कि मैंने ट्रेडिशनल फूड क्या है ये पूछा था विंटर सीजन में। रीटा केलर, जहाँ मैं जर्मनी में जाता था, मैंने उससे बात की थी। अभी तो ये सब स्टोर्स वगैरह है, रेफ्रिजरेटर्स है, लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे जबकि ये सुविधाएं नहीं थी। तो वो आश्चर्य में पड़ गई, फिर काफी सोच में पड़ी। और फिर उसने बताया कि उसकी नानी ने उसको बताया था कि वो क्या करते थे इस प्रकार से। तो सुअर का मांस जो मिलता था उस ठंडी के मौसम में मिलता था, ब्रेड घर पे बनाते थे। और फ्लावर का अचार बनाते थे। और इससे 4 महीने विंटर के जो है उसके गुजारा होता था। तो शायद सुअर ये इस प्रकार की ठंड को सहन करने वाला इस प्रकार का प्राणी है, और इसलिए उसका प्रचलन वहां पे बढ़ गया था। भारत में इतनी एक्सट्रीम ठंड नहीं है। हिमाचल प्रदेश वगैरह या हिमालय में इस प्रकार की ठंड रहेगी, लेकिन बाकी जगह इस प्रकार की ठंड नहीं है इस प्रकार से। तो इसलिए ये काफी प्रचलन में इस प्रकार का है। और जर्सी बैल जो है, अभी जर्सी गायें हैं, उनके सीमेन के लिए जो बैल चाहिए वो अलग तरीके से उसका उसका पालन पोषण होता है। और बहुत निगरानी उसकी रखी जाती है। और सिर्फ उसका काम सीमेंट बनाना इतना ही है। लेकिन इन बुल्स को छोड़कर बाकी सभी जो बुल है उनको मारा जाता है, तुरंत मारा जाता है। तो नेदरलैंड्स में 800 गायों का फार्म एक कपल चलाता है इस प्रकार की ये थी। तो 800 गायों को एक कपल कैसे देख पाएगा? ये तो हमारे यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, इस प्रकार का विचार भी पॉसिबल नहीं है। तो सभी मैकेनाइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड है। और ये केवल कंट्रोल रूम में बैठते हैं, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो सिग्नल आ जाता है कि ये 450 नंबर की गाय में कुछ प्रॉब्लम है इस प्रकार से। तो फिर टेक्नीशियन को बुलाना, उसको कहना ये जाकर देखो उस गाय को और ठीक करो प्रॉब्लम जो है वो, इस प्रकार से। इस प्रकार से गाय ये केवल एक मैकेनिकल वस्तु हो गई। हमारी भावनाएं गाय से जुड़ी रहती है, वो हमारे परिवार का एक सदस्य हो जाता है। वैसी कुछ भी स्थिति नहीं है। वो केवल एक
सजीव यंत्र है जो दूध देता है, और वहां पे केवल दूध का ही मतलब है, बाकी ये गोमूत्र गोमय वगैरह के बारे में कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है उनके हिसाब से। तो ये बछड़ा हुआ, वो मेल है, बुल है, तो उसको तुरंत छिना जाता है गाय से, और फिर वो होटल में जाकर उसका मांस बेचा जाता है, खाया जाता है इस प्रकार से। तो जिस गाय का बछड़ा उससे बिछड़ गया है वो रो रही है, और कोई संबंध नहीं है कि दूध मिल्किंग मशीन से वो दूध निकालते हैं, बॉटल होता है या प्लास्टिक बैग में भरते हैं, चला जाता है इस प्रकार से। तो एक ने इसके ऊपर पेपर पढ़ा कि उसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है उस गाय में अपने बच्चे को खोने से, उसके बारे में क्या करेंगे। वो रो रही है और आपको कुछ लेना देना नहीं है उसके भावनाओं से इस प्रकार से। तो ये भी एक आई ओपनर इस प्रकार का था। वैसे भारत में या सभी देशों में पहले, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसके पहले गाय जैसे हमारे परिवार का एक सदस्य है, उसी प्रकार उनके भी यहाँ होता था। लेकिन ये स्थिति काफी बदल गई और केवल एक सजीव यंत्र ऐसा उसको देखा गया, और वही प्रचलन आज भी चल रहा है। तो मेरा एक अनुभव ऐसा रहा है कि क्या कैंसर के जो मरीज डायबिटीज के साथ आते हैं, डायबिटीज पहले से फिर कैंसर हो गया इस प्रकार से, और डायबिटीज के लिए दवा चल रही है, इंसुलिन चल रहा है इस प्रकार से, उनको जब मैं दूध पर शिफ्ट कर देता हूँ, केवल दूध लेना है, तो उनका डायबिटीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। शुगर लेवल में की बात मैं कहता हूँ। कुछ चंद मरीजों में ऐसा होता है कि कफ हुआ उसको, और फिर ये कम करना पड़ा, या फिर वर्धमान पिप्पली रसायन शुरू करना पड़ा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो समय कौन सा है, ऋतु कौन सा है, ये देखकर ये सब बातें करनी है। लेकिन नहीं तो डायबिटीज तो कंट्रोल हो जाता है, दवाइयाँ छूट जाती है डायबिटीज की, इंसुलिन भी छूट जाता है। केवल ऑब्जर्व करते हुए करना है कि कब कैसे कितनी दवा कम करनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अनुपरसाह पयांसी, ये जो बात यहाँ पे कही गई है, कफज में ये शायद बन सकता है, लेकिन उसको भी युक्तिपूर्वक टाला जा सकता है। देसी गाय का दूध या बकरी का दूध अगर लेते हैं तो ये आपत्ति नहीं आती। अल्प अत्यंबुपान भी क्या आज के परिप्रेक्ष्य में प्रमेय का हेतु हो सकता है? वो तो है। इसमें जो बात बताई थी, बहुद्रवा श्लेष्मा अत्र दोष विशेषा, तो द्रवत्व आने के लिए अत्यंबिपान महत्वपूर्ण है, और इसलिए उस पर रोक लगानी ही है, ये जरूर होता है। खास करके डायबिटीज में तो रोक लगानी ही है, इसमें संदेह नहीं है। नवान्न पानम, ये भी एक अहम हेतु है आज के दिनों में। पुराने जमाने में 1 बरस तक धान्य रखा जाता था, चाहे चावल चावल हो, गेहूं हो, वो 1 बरस तक उसको रखते थे, हस्क के साथ, उसके जो आवरण है उसके साथ रखते थे, और फिर दूसरे बरस में उसका प्रचलन होता था। अभी जो तैयार होता है वो तुरंत बिका जाता है और खाया भी जाता है इस प्रकार से। तो ये नवान्न पान, ये जो है वो भी एक प्रमेय का प्रधान हेतु इस प्रकार का है, और लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि 1 बरस पुराना धान खाना है, इस प्रकार से इसके बारे में अनाज लेना है। ये किसी को पता ही नहीं है इस प्रकार से। गुणवैकृतंच, और गुणवैकृत, गुड़ से बने पदार्थ। अब ये तो बड़ी अजीब चीज हुई है कि आज का जो गुड़ है वो केमिकल गुड़ है, और वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। गन्ना ही केमिकल से युक्त इस प्रकार से है। बहुत थोड़े किसान गन्ने की सेंद्रिय खेती करते हैं या नैसर्गिक खेती करते हैं। शुरू हुआ है लेकिन अभी भी कम है। अभी मैंने सुना था कि बारामती के नजदीक एक
देसी शुगर बनाने वाला फैक्ट्री है, बनाने वाली फैक्ट्री है। तो ये अक्टूबर नवंबर में शुरू होने वाली थी, मैं भूल गया था बीच में। तो अभी मैं सोचता हूँ कि पॉसिबल हो तो एक बार विजिट करके क्या करते हैं एक बार देखेंगे इस प्रकार से। सर ग्राम्य से यहाँ हाइब्रिडाइज्ड फूड समझे समझ के है क्या? नहीं एक्चुअली। ग्राम्य का मतलब देहातों में बना इस प्रकार से। पुराने जमाने में कुक्कुट पालन होता था और उनका उनको कुछ घरेलू खाद्य वगैरह इस प्रकार का देते थे। हाइजीन अच्छा नहीं रहता था, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब जैसे ये पोल्ट्री इंडस्ट्री डेवलप हो गई तो अननेचुरल फूड देना आरंभ हो गया, फार्मोस देना आरंभ हो गया। और ये तो अलग बात है। हाइब्रिडाइजेशन पहले नहीं था, नेचुरल कुछ हाइब्रिडाइज हो गया और उस प्रचलन में आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत रेयरली होने वाला इस प्रकार का फिनोमिनन है। ये बीज कंपनियों का खेल है कि बहुत सोच समझ के इसको मार्केट में लाया गया है। और पूरे खेती को बदल डाला इन्होंने, इस प्रकार से पारंपरिक खेती को बदल डाला। उस समय में सिर्फ फायदे को देखते हुए लोग इसमें आकृष्ट हो गए। और पालेकर का कहना है 14 बरस तक अनाज में वृद्धि होती है, ऐसा दिखाई देता है ये जो संकरित धान जो है उसका। फिर बाद में डिक्लाइन आने लगता है। इसमें एक बात अहम है, उनका जो जीरो बजट फार्मिंग है कि बीज का खर्चा नहीं, पेस्टिसाइड्स का खर्चा नहीं, फर्टिलाइजर्स का खर्चा नहीं, तो ये जीरो बजट है। केवल हमारे श्रम उसमें चाहिए तो नैसर्गिक खेती हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। और उनका कहना ऐसा है कि समझो हम नैसर्गिक खेती कर रहे हैं और हमें 5,000 रुपये मुनाफा मिल रहा है। और अगर हम रासायनिक खेती करते हैं तो हमें 10,000 मिलते हैं, लेकिन उसमें 6,000 खर्चा होता है, क्योंकि ये सब सीड्स बाहर से लेने हैं, ये सब फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना है वगैरह। दिखने में ऐसा दिखता है कि मुझे 10,000 मिल गए और इसमें 6,000 मिल रहे थे, लेकिन 10,000 में 6,000 का खर्चा है तो रिजल्टेंट जो मुनाफा है वो 4,000 का ही है। वो कहाँ ज्यादा हो गया इस प्रकार से, उल्टे कम ही हो गया इस प्रकार से। इसीलिए उन्होंने जीरो बजट फार्मिंग ये कल्पना लाई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको माना है अभी। अब बात यह है कि आसानी से लोग बदलते नहीं है। अभी जो किसान है उनको ये केमिकल खेती छोड़कर इसमें मुड़ना है, नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना है, ये बात बताते हैं। तो वो बताने लगते नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हम भूखे मरेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वैसे ऐसी ही खेती चलती रहेगी तो भूखे मरने की ही स्थिति है। अभी मैंने अजीब सुना कि यहाँ के शुगर फैक्ट्रीज ने ये देखा कि जमीन की उपज जो पहले अच्छी थी, ये बार बार यूरिया वगैरह सब देके उसका प्रोडक्शन कम होने लगा, गन्ने का प्रोडक्शन कम होने लगा। तो उन्होंने किसानों में बताना शुरू कर दिया कि आप सेंद्रिय खेती करो, गन्ने की खेती सेंद्रिय करो इस प्रकार से, पानी कम दो। यूरिया देते हैं तो पानी ज्यादा देना पड़ता है वगैरह इस प्रकार से। और जीवामृत वगैरह इस प्रकार से अगर करते हैं तो फिर भी उत्पादन मिलेगा। और ये अपने फायदे के लिए वो कर रहे हैं, इसमें किसानों का फायदा नहीं देख रहे। अगर फैक्ट्रीज को शुगर केन नहीं मिलेगा, गन्ना नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? तो ये अभी हाल ही में इसी बरस में मैंने सुना कि ये शुगर फैक्ट्री जो है वो
उनके किसान मेंबर को कह रही है कि नहीं, आप सेंद्रिय खेती की तरफ मुड़ो, इस प्रकार से। तो पूरे जमीन का सत्यानाश, पूरे पानी का सत्यानाश, हवा का प्रदूषण, ये सब जो चल रहा है, ये सब ये अनैसर्गिक खेती के फल है। तो वैसे भी गुणो वैकृत ये जो बताया गया है यहाँ पे, अभी बहुत सारे लोग मानते हैं कि शक्कर के बजाय गुड़ अच्छा है, क्योंकि उसमें ज्यादा कम केमिकल्स का प्रयोग इस प्रकार का होता है। शक्कर में तो काफी ज्यादा केमिकल्स के प्रयोग होते हैं। और वाटर फुटप्रिंट जो है शुगर का, वो 4000 लीटर पानी 1 किलो शुगर बनने के लिए लगता है। तो 4000 किलो, 4000 लीटर पानी की कीमत हम चुकाते नहीं है। ये तो निसर्ग से आती है और उसको हम ऐसे ही खत्म करते जा रहे हैं। जब भी पानी की उपलब्धि होती है तो लोग गन्ने की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि कैश क्रॉप है, या फिर द्राक्ष की तरफ मुड़ते हैं, कैश क्रॉप है करके, इस प्रकार से। ग्राम्य आहार काय समजावं नाही कळलं। पुराने, मुझे भी उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये कट्टू, क्षार, अम्ल, लवण वगैरह इस प्रकार के रसों का प्रयोग अभी जो ज्यादा होता है, मसालेदार इस प्रकार का प्रयोग ज्यादा होता है, ये ग्राम्य आहार है। जो रसायन चिकित्सा में दूसरे पाद में ये जो बात बताई है कि ग्राम्याहार से ऋषिमुनियों को तकलीफें पैदा हुई, और ये कटु, अम्ल, लवण, क्षार वगैरह वगैरह देखा जाए तो यही प्रचलन में है। चाइनीज का जो प्रचार भारत में हुआ है, ये सभी कटु, अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण इसी प्रकार के द्रव्यों का प्रचलन में हमारी रुचि ही बदल गई। उस द्रव्य की जो मूल रुचि होनी चाहिए, वो नहीं रही है इस प्रकार से। नवान्न समजते, नवपान म्हणजे काय समजत है। पान में शायद मद्य भी पुराना जितना हो जा अच्छा, इस प्रकार का रहेगा। और फिर वैसे हमारे ऋतुचर्या में मद्य की प्रशस्ति आई है, और मद्यपान एक आहार का हिस्सा था इस प्रकार से। शायद जहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, यहाँ ये कह सकते हैं कि वहाँ मद्य अच्छा है इस प्रकार से। विदेशों में भी रेड वाइन प्रचलन में, द्राक्षा की, और उससे ये व्हाइट वाइन ज्यादा मदकर इस प्रकार की है। और बाकी भी काफी प्रचलन में है इस प्रकार से। और सीमित मात्रा में लेते हैं तो मद्य अच्छा है, खास करके ठंडी के मौसम में इस प्रकार से। तो हम नवांना समजले, हाँ ठीक है। पावसाचे पाणी नवपन होईल का? नहीं बता सकते। एक तो ऐसा है, गंगा और समुद्र इस प्रकार का जो अंतरिक्ष जल है उसके बारे में बताया है। और समुद्र जल नहीं पीना है कि राजत स्थितम अक्लिन्नम विवरणं च तत्पेयं गांगम, इस प्रकार का। शाल्यन्य जो है वो रजत के पात्र में रखना है बारिश में, और अक्लिन्न अविवरण हो जाए तो गंगा जल है, तो वो पी सकते हैं इस प्रकार। वैसे उसको स्टोर करना एक अलग मुद्दा है। राजस्थान में या गुजरात में उसका कुछ प्रचलन है। मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन मेरा यहाँ फेल गया वो इस प्रकार का। वो पानी बरस भर पी सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो जंगल में आपोआप देतात ते ग्राम्य, अग्राम्य, बाकी आपण जहां नैसर्गिक। सिर्फ इतना नहीं है। पहले जमाने में आदिवासी वगैरह जो थे वो खेती नहीं करते थे, जो मिलता है आसानी से, उसमें मांसाहार प्रधान था।
खेती की पद्धत जब से शुरू हो गई, तब से उसके कुछ नियम वगैरह इस प्रकार के बने, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस जमाने में नैसर्गिक खाद्य उपलब्धता, पशुओं की संख्या ज्यादा थी, इस प्रकार से गोधन माना जाता था। तो गोमय गोबर आसानी से मिलता था, वो हमारे अनाज का खाद्य इस प्रकार का, पेड़ पौधों का खाद्य रहता था। लेकिन उसको अगर ज्यादा स्पाइसी बनाएंगे, उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार से बनाएंगे, तो ये ग्राम्य आहार में चला जाएगा। और यही अभी प्रचलन में है। पुराने जमाने में मीठे खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, अब मीठा कम, और ये सब मसालेदार पदार्थ खाना ये ज्यादा हो गया। और कोई भी सब्जी बने, बैंगन की सब्जी बने, भिंडी की सब्जी बने, या फिर और कोई सब्जी बने, वो एक गरम मसाला उसमें डालना है या फिर अन्य मसाले डालने हैं, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है और उसकी आदत पड़ जाती है, इस प्रकार से है। सुरा से रेड वाइन समझ सकते हैं क्या? हाँ, सुरा अनेक प्रकार की है। पथ्या की सुरा, विभितक से बनी सुरा, ये अच्छी इस प्रकार से बताई गई है। लेकिन द्राक्षासो वैसे काफी सालों से प्रचलन में है। ये शायद हम द्राक्ष से बनी वाइन इस प्रकार से ले सकते हैं। विदेशों में वाइन यार्ड्स होते हैं, और वही बनी हुई वाइन सर्व करते हैं। तो ये एक अच्छा प्रचलन है, और खास करके ठंडी के मौसम में ये अच्छी काम करती है, इस प्रकार से। तो अनैसर्गिक पद्धति से बनाना, ये ग्राम्य को कह सकते हैं थोड़ा थोड़ी तरीके से। और मूल जो द्रव्य है, उसके कई विपरीत इस प्रकार के उनके गुणों को पाना, ये एक बात हो सकती है। कंदमूल फल ये अग्राम्य है, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन उससे अगर हम सॉस बनाएंगे, उससे विनेगर बनाएंगे, उसके और कुछ बनाएंगे इस प्रकार से। तो सुला नासिक ये क्या है? ये निश्चित रूप से ग्राम्य रहेगा। अब विदेशों में रेफ्रिजरेटेड आइटम्स, फ्रोजन, काफी मात्रा में मिलते हैं, और फिर वहां से लाकर हमारे डीप फ्रीज में रख देते हैं, और फिर बाहर निकाल कर माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। ये सभी प्रचलन गलत है। तो वाइन यार, ओके ठीक है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसमें काफी परिवर्तन आ गए। और गुड़वैकृत, ये पुराने जमाने का गुड़वैकृत है। फिर भी वो गुड़ बनाने का तरीका वो नैसर्गिक था, उसमें केमिकल्स नहीं डाले जाते थे। अभी तो सभी में केमिकल्स पड़ते हैं। और आज का गुड़ अच्छा नहीं है। वैसे आज की शक्कर भी अच्छी नहीं है, ये कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। यहाँ शक्कर शर्करा का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि उस जमाने की शक्कर अच्छी थी। ट्रेडिशनली शक्कर कैसे बनाते थे अब भूल गए हैं हम, कुछ ये नहीं रहा, उसका प्रचलन नहीं रहा इस प्रकार से। और ये जो बात मैंने कही कि वाटर फुटप्रिंट, 1 किलो शक्कर बनने के लिए 4000 लीटर पानी की जरूरत होती है, ये तो हमने सोचा ही नहीं है। पर्यावरण की हानि हम किस तरीके से कर रहे हैं, इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं है। तो मेरा एक सुझाव है इसमें, जिस प्रकार से
पर्यावरण की हानि होती है उतनी मात्रा में उस पर एक कर लगाना चाहिए, टैक्सेशन होना चाहिए। वसुंधरा टैक्स इस प्रकार से कुछ करेंगे कि हम वसुंधरा की हानि कर रहे हैं, तो उसके लिए उसकी कीमत बढ़ जानी चाहिए। अगर ऐसा होगा कि शक्कर 1,000 रुपए किलो हो जाएगी, तो लोग अपने आप खाना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। ये अभी बहुत सस्ते दाम पर मिल रही है, ये 4,000 लीटर पानी का कोई जिक्र नहीं है। 1 किलो के लिए इतना है, तो अभी कितनी शक्कर बनती है और कितना हजारों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी उसमें वेस्ट हो जाता है, ये देखना चाहिए। और जो नैसर्गिक है उसके ऊपर छूट देनी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक की बाल्टी है और लोहे की बाल्टी है, स्टेनलेस स्टील की बाल्टी है, इस प्रकार से कुछ भी पानी की बोतलें, ये स्टेनलेस स्टील की भी आती है और प्लास्टिक की आती है। प्लास्टिक की इतनी सस्ती है कि लोग आसानी से उसको खरीद लेते हैं। लेकिन प्लास्टिक अगर महंगा किया जाए, उसके वसुंधरा टैक्स लगा जाए, तो लोग अपने आप नैसर्गिक साधन सामग्री की तरफ मुड़ेंगे और उसमें कंसेशन दे दे, उसमें टैक्सेशन कम करे या कंसेशन दे दे, तो लोग उसकी तरफ मुड़ेंगे। गुड़ की चाय पी रहे हैं, क्या से सब्स्टिट्यूट करेगा शक्कर के चाय को? बेसिकली चाय कितनी मीठी होनी चाहिए, ये देखना चाहिए। अभी जो प्रचलन है वो काफी बड़ी मात्रा में मीठी चाय पी जाती है, बहुत कम मात्रा में शक्कर डालते हैं, चीनी कम, इस प्रकार से तो भी स्वाद आता है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमें आदत पड़ गई उस प्रकार के ज्यादा मीठी वाली चाय की, तो धीरे धीरे उसको तोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से। धागे वाली सब्जी, धागे वाली मिश्री क्या है? वैसे खांडसरी करके मिलती है बाजार में, ज्यादा महंगी है। ऑर्गेनिक शुगर, ब्राउन शुगर भी आती है, वो भी महंगी है। ये करीबन 30-40 रुपए में जो नॉर्मल शुगर मिलती है, ये 80 रुपए से 120 रुपए, इतनी महंगी है ये जो। अभी ये मधुरम करके शक्कर जो आती है, बहुत धवल इस प्रकार की है, क्रिस्टलाइज्ड है, वो मुझे नहीं लगता है कि नेचुरल है इस प्रकार से। फिर भी बिना सल्फर है ऐसा उनका प्रचार प्रसार है, तो लोग लेते रहते हैं इस प्रकार से। तो बेहतर ऑप्शन खांडसरी या फिर ये जो ब्राउन शुगर है, वो लेना है। हम ब्राउन शुगर का प्रयोग करते हैं घर में, जो है 120 रुपए किलो है, इस प्रकार से। और कम मात्रा में डालना है, इतनी मीठी चाय तो पीनी ही नहीं है। मधुर शुगर नाम से काफी प्रचलन है, उसका प्रचार प्रसार भी काफी है। तो अभी मुझे ये बारामती के नजदीक जो कुछ शुगर फैक्ट्री है वो देखनी है, नेचुरल है। मैंने कोल्हापुर के नजदीक भी सुनी थी, लेकिन कहीं पता नहीं चला ये कहाँ पे है इस प्रकार से। और इसके लिए गन्ना ऑर्गेनिक या नैसर्गिक होना चाहिए, ये एक अलग बात इस प्रकार की है। और गुड़ो वैकृत ये एक अलग, अभी ये बीच में गन्ने के रस की कुल्फी बनी थी। और काफी प्रचार प्रसार उसका किया गया था। तो ये इक्षुरस से बनती है। इक्षुरस कैसा है ये, इक्षु कैसा है ये, एक अलग बात। और फिर भी ये मीठी ही रहेगी, एक आध बार कभी खाएंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर नियमित रूप से खाने लगेंगे तो डायबिटीज होगा या प्रमेय इस प्रकार का होगा। तो प्रमेय हेतु कफकृच्च सर्वम, जो जो कफ करने वाले पदार्थ हैं वो सभी प्रमेय के हेतु है।
ये खास करके ये सभी जो कारण है वह संतर्पणोत्थ प्रमेय के कारण। अपतर्पणोत्थ प्रमेय फिर भी अलग इस प्रकार का हो जाता है। और मधुर शक्कर में केमिकल्स के जरिए सल्फर रिमूव करते हैं। यह मालूम होने पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ओके। तो गंधक डाला जाता है और फिर निकाला जाता है। ये अजीब बात है। डालेंगे ही नहीं तो बनेगी नहीं। नमस्कार गुरुजी, शुद्ध खांड मेल रहा है यूपी से, बनाया है, नैसर्गिक है, मत्स्यंडिका। पुणे में कहाँ अवेलेबल है? और कितने दाम पे मिलता है ये बता दो। शायद बाद में फोन करेंगे तो भी चलेगा। इस प्रकार से मनीषा नहारी बोल रही है ना? हम भेज देंगे लिंक। ओके, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इतने सारे कारण है, खास करके संतर्पणोत्थर प्रमेय है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल और ये सब खाना पीना इस प्रकार से। और इसमें अभी जो परिवर्तन आए हैं, दूध में परिवर्तन आए हैं, ग्राम्य अनुत्पादक मांसरस में परिवर्तन आए हैं, नवान्न पान वगैरह, ये भी सभी बातें इस प्रकार की है, गुण वैकृत है। तो इन सभी के बारे में सोचना जरूर इस प्रकार का होगा। संग्राज, ओके। अच्छा, जेएसवीसी ग्रुप पर सेंड करो। यस। मनीषा कौन है यहाँ पे? ठीक है, अच्छा होगा अगर। मेदश्च मांसंच शरीरजंच क्लेदं कफो बस्तिगतं प्रदूष्य करोति मेहांतमुदीर्णमुष्णैः तानेव पित्तं परिदूष्य चापि। तो ये एक थोड़ा नया टॉपिक शुरू हो गया, तो संप्राप्ति के हिसाब से, और उसको थोड़ा विस्तार से देखना पड़ेगा। तो अगले सोमवार को इसके बारे में बहस करेंगे। और देखते हैं। तो अभी आज यहाँ पे रुकते हैं और आगे, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्य शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।